Hello kids, very good evening to all of you. Welcome to my channel Smart Study. So kids, आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 8 का न्यू चैप्टर माइक्रो ऑर्गेनिज्म. चैप्टर नंबर 2 नेम इज़ माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड एंड फो. फ्रेंड मीन्स आपका दोस्त, मित्र. फो मीन्स आपका दो भी है, दुश्मन, शत्रु, जो भी कुछ भी कह सकते हो. आपके लिए हार्मफुल कैसे है वो भी बोल सकते हो. ओके तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के हम यूज़फुल इफ़ेक्ट्स एंड हार्मफुल बोथ इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे. तो इसको स्टार्ट करने से पहले जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल. सो लेट्स स्टार्ट माय वीडियो. वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप थोड़ा सा देख लो इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ेंगे. इसमें हम पढ़ेंगे माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में. सब तो पहले हम ग्रुप्स पढ़ेंगे, कौन कौन से टाइप्स के माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, एंड देन यूज़फुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैसे होते हैं, यूज़फुल है कौन कौन से होते हैं, एंड देन हार्मफुल कौन से होते हैं, एंड हार्मफुल इफ़ेक्ट्स कौन से होते हैं हमारे लिए. देन करेंगे फूड पॉइजनिंग, कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म फूड पॉइजनिंग करते हैं, और जो फूड पॉइजन हो जाता है उसको हम प्रिजर्व कैसे कर सकते हैं, ये भी हम मेथड्स करेंगे. प्रिजर्वेशन ऑफ फूड, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. देन लास्ट वन इज़ नाइट्रोजन साइकिल. इसमें हम नाइट्रोजन साइकिल को करेंगे. यही हमारे टॉपिक्स हैं इस चैप्टर के जो डिस्कस करने वाले हैं हम. सो प्लीज़ स्टार्टिंग से लेके एंड तक बने रहिए तो आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा अच्छी तरह से. सो लेट्स स्टार्ट. सबसे पहले तो हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ेंगे, वो क्या होते हैं. माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की क्या डेफिनेशन है. फर्स्ट है द लिविंग ऑर्गेनिज्म विच कांट बी सीन विद द नेकेड आई एंड कैन ओनली बी ऑब्जर्व्ड और सी थ्रू अ माइक्रोस्कोप. जिसे हम अपनी नंगी आंखों से नहीं देख सकते. ठीक है, ओके जिसे हम नंगी आंखों से नहीं देख सकते. ओनली सीन विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप. इंस्ट्रूमेंट है माइक्रोस्कोप. ठीक है, उसकी हेल्प के साथ ही हम देख सकते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म और माइक्रोब्स को, जो हमारी सराउंडिंग में प्रेजेंट भी होते हैं फिर भी हमें दिखाई नहीं देते. ओके जर्म्स हो गए. अब हम आगे टाइप्स करेंगे इसकी कौन कौन से होते हैं ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म. तो सिंपल डेफिनेशन आपने करनी है कि विच कांट बी सीन विद नेकेड आई एंड ओनली सीन थ्रू द माइक्रो ऑर्गेनिज्म. माइक्रो ऑर्गेनिज्म ये यूनिसेलुलर होते हैं. यूनी मीन्स सिंगल सेल्ड होते हैं. मल्टी सेलुलर, मल्टी मीन्स मेनी सेल्ड होते हैं. ओके द फर्स्ट साइंटिस्ट जिसने माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डिस्कवर किया था उसका क्या नाम है. एंटोनी वैन लीवेनहॉक. इन 1674 ही ऑब्जर्व द लिविंग सेल फॉर द फर्स्ट टाइम विद द हेल्प ऑफ हिज माइक्रोस्कोप. उसने ही जो लिविंग सेल्स होते हैं वो जो भी है उसको माइक्रोस्कोप की हेल्प के साथ देखा था कि ये इसको उसने नेम दे दिया माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का. ओके एंड माइक्रोबायोलॉजी क्या होती है. द साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज नोन एज माइक्रोबायोलॉजी. द साइंटिस्ट टू स्टडी, जो भी साइंटिस्ट स्टडी करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म को उसको क्या बोलते हैं हम, माइक्रोबायोलॉजिस्ट. ये 3-4 टर्म्स हैं लाइक ये आपको पता होना चाहिए रिलेटेड टू माइक्रो ऑर्गेनिज्म. नेक्स्ट इज वेयर डू माइक्रो ऑर्गेनिज्म लिव. माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहाँ कहाँ होते हैं. माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर प्रेजेंट एवरीवेयर. हर जगह माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होते हैं. सम जो होते हैं लाइक सीज, लेक्स, ponds, and they are also found in dead and decaying organism even inside our bodies. exist in zones extreme conditions होती हैं. एक्सट्रीम कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर लाइक ड्रॉट, जहाँ पे सूखा होता है वहाँ पे भी प्रेजेंट होते हैं. इन हॉट वाटर स्प्रिंग में भी, हॉट एटमोसफेयर में भी होते हैं. इन डेजर्ट्स में, पोलर रीजन्स में, मार्शी लैंड्स में, एवरीवेयर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर प्रेजेंट. बट वी कांट सी विद नेकेड आई, ओनली सीन विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप की हेल्प से ही हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म को देख सकते हैं. ओके दे आर वेरी 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 स्मॉल साइज पार्टिकल्स होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म. नेक्स्ट है कि ये कौन सी कंडीशन, जब वो भी एक्सट्रीम इन्वायरमेंटल कंडीशंस होती है वैसे कैसे सर्वाइव करते हैं. ये क्या करते हैं, फॉर्मिंग अ हार्ड आउटर कवरिंग कॉल्ड सिस्ट बना लेते हैं अपनी सराउंडिंग्स में तो ताकि ये सर्वाइव कर सके अच्छी तरह इन एक्सट्रीम कंडीशंस. ओके नेक्स्ट इज द मेजर ग्रुप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म. कौन कौन से मेजर हैं. 5 टाइप्स होते हैं. बैक्टीरिया, वायरसेस, एल्गी, फंगी एंड प्रोटोजोआ. सिंगुलर फॉर्म में आपको पता चल जाएगा कि वायरसेस को वायरस बोलते हैं. सिंगुलर फॉर्म में बैक्टीरियम बोलते हैं बैक्टीरिया को, एल्गी को एल्गा, फंगी को फंगस एंड
प्रोटोजोआ को प्रोटोजोन. ओके, सो नेक्स्ट इज बैक्टीरिया. बैक्टीरिया के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है? बैक्टीरिया आर वेरी स्मॉल एंड सिंपलेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म. ये बहुत स्मॉल साइज़ की होती है. इनका साइज़ होता है 0.2 to 100 माइक्रोन. ये सिंगल सेल्ड होते हैं, फाउंड ऑलमोस्ट एवरीवेयर, हर जगह प्रेजेंट होते हैं बैक्टीरिया. इनकी शेप्स कौन कौन सी होती है? बेसिलाई, कोकाई, विब्रियो एंड स्पिरिला. जो बेसिलाई होते हैं वो रोड शेप होते हैं. इसमें एस्चुरेशिया कोलाई, जिसे इकोलाई बोलते हैं, उसकी एग्जाम्पल है रोड शेप बैक्टीरिया. कोकाई जो होते हैं स्फेरिकल होते हैं, राउंडेड शेप. इसकी एग्जाम्पल है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया. विब्रियो कोमा शेप बैक्टीरिया होते हैं, लाइक दिस विब्रियो कॉलरा. स्पिरिला जो होते हैं स्पायरली शेप्ड होते हैं, स्पायरली ऐसे. एग्जाम्पल ट्रेपोनीमा पैलेटम. नेक्स्ट इज जो बैक्टीरिया होते हैं 2 टाइप्स के होते हैं, एरोबिक एंड एनारोबिक. एरोबिक which need oxygen for the growth, and anaerobic which survive without the oxygen. ओके, एंड इनकी मोड ऑफ न्यूट्रिशन कौन सी होती है? ऑटोट्रोपिक भी होती है और हेट्रोट्रोपिक भी होती है. हेट्रो में इनकी सैप्रोफिटिक और पैरासिटिक होती है. सैप्रो होती है डेड डिकेइंग वाली, एंड पैरासिटिक होती है जो लिव इनसाइड द बॉडी ऑफ होस्ट. नेक्स्ट है बैक्टीरिया जो होता है जनरली रिप्रोड्यूस बाय बाइनरी फिशन. ये इसके कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स है बैक्टीरिया के. नेक्स्ट इज वायरसेस. वायरस मीन्स होता है पॉइजनस लिक्विड. जब बहुत पॉइजन होता है लिक्विड इसका जो वायरस का होता है, जब हमें बाइट करता है वायरस. तो वायरसेस जो होते हैं वो भी बहुत स्मॉल साइज होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म. इनका साइज होता है 20 to 300 माइक्रोन, मिली माइक्रोन. नेक्स्ट इज they can only study under the electron microscope. ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप्स की हेल्प में हम यूज़ करते हैं. एंड दे आर एसेलुलर. एसेलुलर मीन्स इनके सेल में कोई भी सब्सटेंस प्रेजेंट नहीं होता. वायरसेस कैन नॉट बी ग्रो एंड रिप्रोड्यूस ऑन देयर ओन. ये अपने आप रिप्रोड्यूस नहीं करते जैसे ये बाइनरी फिशन से करते हैं. ये अपने आप नहीं करते. इनको क्या चाहिए? होस्ट चाहिए. ये क्या करते हैं? वायरसेस जो होते हैं they use the energy of living cells to reproduce, and after reproduction of many viruses a host cell dies and burst. Then viruses spread and invade the other cell. जब जिस सेल में जो जाते हैं, ठीक है, जिसको इन्फेक्ट करते हैं, वो सेल जो होता है वो सेल जब बर्स्ट हो जाता है, डाई हो जाता है, तो वायरसेस स्प्रेड हो जाता है और अदर सेल्स जो नहीं इन्फेक्टेड होते हैं उनको भी इन्फेक्ट कर देता है. वायरसेस आर सेड टू बी, सो ये क्या होते हैं? नॉन लिविंग होते हैं. नॉन लिविंग क्योंकि ये रिप्रोडक्शन नहीं करते अपने आप, ठीक है, इनको होस्ट चाहिए रिप्रोडक्शन के लिए एक. तो ये क्या है? कनेक्टिंग लिंक होते हैं बिटवीन लिविंग सेल्स, लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स. तो इनकी क्या क्या एग्जांपल्स है? वैक्सीनिया वायरस, इन्फ्लुएंजा वायरस, HIV वायरस एंड पोलियो वायरस. ये इनकी एग्जांपल्स है वायरसेस की. नेक्स्ट इज एल्गी. एल्गी जो होती है ये सिंपल प्लांट्स होते हैं. ओके, इनको हम सीवीड भी बोलते हैं. और ये मेनली यूनिसेलुलर होती है, माइक्रोस्कोपिक होती है, एंड सम आर मल्टीसेलुलर एंड कैन बी फ्यू मीटर्स लॉन्ग भी होती है, लंबी भी होती है, ठीक है, मल्टीसेलुलर भी होती है. ये दोनों टाइप्स की होती है, यूनी और मल्टी दोनों की होती है. माइक्रोस्कोपिक भी होती है और फ्यू मीटर लॉन्ग भी होती है. एंड दे हैव नो स्टेम, रूट, लीव्स. ये जो अदर प्लांट्स होते हैं उनकी तरह इनके पास स्टेम्स, रूट्स, लीव्स नहीं होते. बट एक चीज़ होती है इनके पास, क्लोरोफिल, जिसकी हेल्प से क्या करते हैं? ये फूड बनाते हैं थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. सो इनकी एग्जांपल्स क्या है? क्लेमाइडोमोनास, सीवीड्स, पायरोगायरा, वॉलवॉक्स. नेक्स्ट इज फंगी. फंगी जो होती है इट इज़ अ ग्रुप ऑफ फंगी जो होती है उसके पास क्या नहीं होती? क्लोरोफिल नहीं होता. ओके, दे ग्रो इन डार्क, वार्म एंड मॉइस्ट कंडीशंस. आपको पता है आप जब ब्रेड देखते हो उसको फंगस लग जाती है तो देखते हो ना, वो जो ड्राई, वार्म एंड मॉइस्ट कंडीशंस होती हैं उसमें ही उसको फंगस लगती है. किसी भी ऑब्जेक्ट जो भी मटेरियल जो होता है आपका फूड मटेरियल होता है. मोस्ट फंगी जो होती है वो सैप्रोफिटाइट्स होती है, फीड ऑन डेड थिंग्स. सम आर पैरासिटिक, लिव ऑन अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म. एंड फंगी जो होती है यूनिसेलुलर होती है, मल्टीसेलुलर भी होती है. यूनिसेलुलर की एग्जांपल है ईस्ट, मल्टीसेलुलर की एग्जांपल है मशरूम. एंड सम एग्जांपल्स ऑफ फंगी आर ईस्ट, मोल्ड, मशरूम, पेंसिलियम. ओके, नेक्स्ट इज प्रोटोजोआ. प्रोटोजोआ मीन्स द फर्स्ट एनिमल. अब इसमें एनिमल आएंगे. एल्गी में क्या थे? प्लांट्स, और प्रोटोजोआ में एनिमल.
मीन्स द फर्स्ट एनिमल। प्रोटोजोआ जो होता है वो यूनिसेलुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है। ये इसका जो एक किंगडम होता है प्रोटिस्टा, उसमें ये प्रोटोजोआ को इंक्लूड किया गया है। दे आर फाउंड इन पोन्ड्स, लेक्स, रिवर, सी एंड डैम सॉइल्स। प्रोटोजोआ जो होता है वो सैप्रोफिटिक भी होता है, पैरासिटिक भी होता है, इस एक्सेप्ट द एग्जाम्पल ऑफ यूग्लिना। ओके, इसको छोड़ के बाकी सारे आ जाते हैं इसमें। सैप्रोफिटिक यूग्लिना इज एन एक्सेप्शन, इट कंटेन्स क्लोरोफिल। इसमें क्या होती है? क्लोरोफिल होती है। होता तो ये भी प्रोटोजोआ है, यूग्लिना प्रोटोजोआ, बट इसमें क्या होती है? क्लोरोफिल। लाइक एल्गी में क्लोरोफिल होती है ना, तो इसमें बाकी जो है इसकी जो एग्जाम्पल तो उसमें क्लोरोफिल नहीं होती, ओनली यूग्लिना। ये देखो ग्रीन कलर की दिखाई है ना इसको, क्योंकि ये ग्रीन कलर किसकी वजह से है? क्लोरोफिल की वजह से। एंड कैन प्रिपेयर देयर ऑन फूड एंड सम एग्जाम्पल्स ऑफ प्रोटोजोआ अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना एंड ट्रिपेनोसोमा। ये देखो ये दोनों ग्रीन कलर के नहीं हैं, ये ग्रीन कलर है। क्यों? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल। नेक्स्ट इज यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। कौन कौन से यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म है और क्या क्या करते हैं हमारे लिए? सब तो पहले ये हमारी मेकिंग ऑफ फूड आइटम्स में हेल्प करते हैं, फूड आइटम्स में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट हमारा जो है किस में हेल्प करते हैं? वो कमर्शियल यूज़ होते हैं, कमर्शियली जो प्रोडक्ट्स बनाने के लिए उसमें भी हेल्प करते हैं, मेडिसिन में भी हेल्प करते हैं, फिर हेल्प करते हैं हमारे वैक्सीन्स प्रोडक्शन में भी। वैक्सीन तो उसमें मेडिसिन में ही आ जाएंगी। इंक्रीजिंग सॉइल फर्टिलिटी, क्लीनिंग द एनवायरनमेंट एंड सम अदर यूजेस भी बताए हैं इसके। तो ये आर ऑल अंडर द टॉपिक ऑफ यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म में फर्स्ट इज मेकिंग ऑफ फूड आइटम्स। बैक्टीरिया हेल्प अस इन मेकिंग सर्टेन फूड आइटम्स लाइक कर्ड, चीज़, ब्रेड एंड पेस्ट्रीज। ओके, ये प्रोडक्ट्स बनाने के लिए हेल्प करता है बैक्टीरिया। सो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया जो होता है वो क्या करता है? कर्ड बनाने में, मेक कर्ड फ्रॉम द मिल्क। कर्ड जो बनाते हैं ना, दही, उसको बनाते हैं मिल्क से। तो कौन बनाता है? लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। सो कर्ड कैसे बनाते हैं? कर्ड में जो एक प्रोटीन होता है, केजिन प्रोटीन होता है, वो किस में प्रेजेंट होता है? मिल्क में। जब वो कोआगुलेट हो जाता है, ठीक है, जब उसकी क्लम्पिंग हो जाती है, सॉलिडिफाई मास बन जाता है उसका, तो फिर क्या बन जाता है? वो कर्ड बन जाता है, ठीक है। सो कैसे बनता है? सबसे पहले मिल्क में हम थोड़ा सा कर्ड ऐड करेंगे, जिसमें कर्ड में क्या होता है? लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। जब मिल्क में ये ऐड करेंगे, 1 स्पूनफुल ऑफ कर्ड ऐड करेंगे मिल्क में, तो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो एनवायरनमेंट जो मिल्क जो है पूरे का पूरा क्या बन जाएगा? एसिडिक बन जाएगा। मिल्क जब एसिडिक बन गया तो क्या है? केजिन कोआगुलेशन हो जाएगी, सॉलिडिफाई बन जाएगा, जो सॉलिडिफिकेशन ऑफ मिल्क हो जाएगी, ठीक है। तो क्या बन जाएगा हमारा? फॉर्मेशन ऑफ कर्ड। वेरी इजी। इसमें जो केजिन प्रोटीन है वही मेन हेल्प करता है कोआगुलेशन ऑफ मिल्क, मीन्स सॉलिडिफिकेशन ऑफ द मिल्क, सॉलिडिफाई हो जाता है तो कर्ड बन जाता है। नेक्स्ट, चीज एंड पनीर, इट ऑल्सो मेड बाय द एक्शन ऑफ बैक्टीरिया लैक्टोबैसिलस एंड स्ट्रेप्टोकोकस ऑन मिल्क। ये देख लो कितने यूजफुल है माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी चीज़ें। जो हम कर्ड खाते हैं, आपने कभी कर्ड को अंडर द माइक्रोस्कोप देखा हो तो पता चले कि कैसे जो कर्ड है कैसे नज़र आता है वहाँ पे। बैक्टीरिया एक्ट अपॉन टफ मीट एंड मेक इट सॉफ्ट। दिस प्रोसेस इज नॉन एज टेंडराइजेशन ऑफ मीट। और इसमें भी जो टेंडराइजेशन है, सॉफ्टनिंग ऑफ द प्रोडक्ट्स, टेंडराइजेशन ऑफ मीट एंड इट बिकम्स सॉफ्ट। ये किसकी वजह से होता है? बैक्टीरिया की वजह से। नेक्स्ट इज ईस्ट सेल। ईस्ट सेल ऑल्सो यूज्ड इन बेकिंग इंडस्ट्री। बेकिंग में हम क्या क्या यूज़ करते हैं? ब्रेड्स, पेस्ट्रीज एंड केक्स। इसमें क्या होता है कि जब हम जो हम ब्रेड बनाते हैं, बेक करते हैं ब्रेड को, उसमें क्या हम ऐड करते हैं? ईस्ट अलॉन्ग विद लिटिल शुगर। तो हम क्या बना देते हैं? डो बना देते हैं फ्लोर का। फ्लोर में क्या क्या ऐड करते हैं? ईस्ट ऐड करते हैं, शुगर ऐड करते हैं। जो डो होता है इट इज़ केप्ट इन वार्म प्लेस एंड द ईस्ट यूजेज द शुगर प्रेजेंट इन डो एज फूड। ड्यूरिंग द ब्रेकडाउन ऑफ शुगर, जब शुगर की ब्रेकडाउन होती है तो क्या रिलीज होता है? कार्बन डाइऑक्साइड एंड अल्कोहल। एंड इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे हम? फर्मेंटेशन। मेनली फर्मेंटेशन में क्या होता है? रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड अल्कोहल फॉर्मेशन,
ठीक है। जब ब्रेकडाउन होती है शुगर की, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है, तो फर्मेंटेशन में अल्कोहल की फॉर्मेशन होती है। सो द डो राइजेज टू कार्बन ड्यू टू द कार्बन डाइऑक्साइड। क्यों? क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड बनी है तो डो राइज हो जाएगा, फूला फूला नजर आएगा। कभी आपने भटूरे खाए हो तो ऐसे ही उसमें भी ईस्ट पड़ता है। When this dough is used to make bread and is baked and carbon dioxide escape from the loaf making it light and fluffy। जब आप बेक कर लेते हो तो कार्बन डाइऑक्साइड escape हो जाती है, तो फिर क्या करता है वो लाइट एंड फ्लफी बन जाता है। ईस्ट इज ऑल्सो यूज टू मेक डे टू डे लाइफ इन फॉर्मेशन ऑफ इडली, ढोकला एंड डोसा। इसमें भी हम यूज़ करते हैं ईस्ट फ्लफीनेस के लिए। ओके, दो हम एक आइटम्स ऑफ आइसक्रीम्स, जेलीज एंड पुडिंग्स, ये तीनों में भी हम यूज़ करते हैं। क्या यूज़ करते हैं हम इसमें हम रेड एल्गी यूज़ करते हैं। कौन सी? जेलेडियम एंड ग्रेसिलेरिया। इसकी ये क्या करती है? एगर एगर जेली लाइक सब्सटेंस होता है, वो किससे हम ऑब्टेन करते हैं? रेड एल्गी से। कौन सी रेड एल्गी होती है? जिलेडियम एंड ग्रेसिलेरिया। इट इज़ यूज्ड इन प्रिपरेशन ऑफ वेरियस फूड आइटम्स लाइक आइसक्रीम, जेलीज एंड पुडिंग्स। देन कमर्शियल यूज़। कमर्शियल यूज़ में क्या होता है कि हम ईस्ट इज़ यूज फॉर कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल, बियर, वाइन एंड एसिटिक एसिड यूज़ करते हैं। ओके, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ शुगर इनटू अल्कोहल बाय द एक्शन ऑफ माइक्रोब्स लाइक ईस्ट, इट इज़ कॉल्ड द फर्मेंटेशन। इसमें हमने पढ़ा तो है फर्मेंटेशन का, मैंने अभी बताया था कि ब्रेकडाउन होती है शुगर की, कार्बन डाइऑक्साइड बनती है और कार्बन डाइऑक्साइड एंड अल्कोहल फॉर्म होती है, तो उसको क्या बोलती हैं हम? फर्मेंटेशन। सो फर्मेंटेशन का प्रोसेस लुइस पास्चर ने डिस्कवर किया था, प्रोसेस ऑफ फर्मेंटेशन इन 1857। सो बैक्टीरिया हम टी, कॉफ़ी, टोबैको में भी प्रोडक्शन में भी यूज़ करते हैं। सम बैक्टीरिया टेक पार्ट इन प्रोडक्शन ऑफ सर्टेन एसिड्स लाइक एसिटिक एसिड, लैक्टिक एसिड, सिट्रिक एसिड एंड एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड को हम विनेगर भी बोलते हैं। ओके, जो सिरका होता है, जो हम पिकल्स में, न्यूडल्स में हम बहुत जगह यूज़ करते हैं ना, वो एसिटिक एसिड, उसको हम सिंपली विनेगर बोलते हैं। कमर्शियल यूज़ हो गए हमारे मेडिसिनल यूज़। मेडिसिन में कहाँ यूज़ करते हैं हम? प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक। व्हेन वी फॉल इल, जब हम बीमार पड़ते हैं तो हमें क्या चाहिए? मेडिसिन। ओके, तो जो मेडिसिन क्या होती हैं वो एंटीबायोटिक्स की फॉर्म में भी हम यूज़ कर सकते हैं। The medicines produced by living organisms such as bacteria and fungi which kill or stop the growth of diseases causing microorganism present in our body are called antibiotics। जो मेडिसिन हम लिविंग ऑर्गेनिज्म जैसे कि हम बैक्टीरिया और फंगी से बनाते हैं, वो क्या करती है कि जो डिजीज़ कोजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी में है, ठीक है, उसको क्या करते हैं? किल करते हैं और उसकी ग्रोथ को स्टॉप करते हैं, उसको हम एंटीबायोटिक बोलते हैं। नेक्स्ट इज A number of antibiotics are produced from bacteria and fungi like streptomycin होती है, tetracycline, oromycin and chloromycetin. These are all the commonly known antibiotics which are made from fungi and bacteria. And the first antibiotic was penicillin. पेनिसिलियन जो होती है वो हम फंगस से प्रिपेयर करते हैं, जिसे हम कौन सा फंगस होते हैं? पेनिसिलियम नोटेटम। एंटीबायोटिक्स आर ऑल्सो मिक्सड विद द हम एंटीबायोटिक्स को हम प्लांट्स और एनिमल्स में भी यूज़ कर सकते हैं। सो नेक्स्ट इज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग वॉज वर्किंग ऑन द कल्चर ऑफ डिजीज कोजिंग स्ट्रेप्टोकोकाई। सो इसने जो है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जो है पेनिसिलियम ड्रग वाज प्रिपेयर्ड। सो इसने ही डिस्कवर किया पेनिसिलियन ड्रग विच इज़ एन इफेक्टिव एंटीबायोटिक। किसने किया? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, साइंटिस्ट है। नेक्स्ट इज प्रिकॉशन टू बी टेकन वाइल यूजिंग एंटीबायोटिक्स। कौन कौन से प्रिकॉशन लेने चाहिए? सबसे पहले तो एडवाइस ऑफ क्वालिफाइड डॉक्टर लेनी चाहिए, एडवाइस क्वालिफाइड डॉक्टर से कि हमें लेनी चाहिए एंटीबायोटिक कि नहीं। वी मस्ट कंप्लीट, हमें एंटायर कोर्स एंटीबायोटिक का कंप्लीट करना चाहिए। वी शुड नॉट टेक एंटीबायोटिक व्हेन नॉट नीडेड, जब हमें ज़रूरत ना हो तब नहीं लेनी चाहिए एंटीबायोटिक। एंड एंटीबायोटिक टेकन अननेसेसरली मे किल द बेनिफिशियल। ये इससे क्या होता है कि आपके जो बेनिफिशियल बैक्टीरिया है बॉडी के अंदर वो हार्म हो सकते हैं और किल भी हो सकते हैं। एंटीबायोटिक शुड नॉट बी टेकन व्हेन वी आर सफरिंग फ्रॉम कोल्ड एंड फ्लू। कोल्ड और फ्लू में कभी भी एंटीबायोटिक्स नहीं लेनी चाहिए। क्यों? क्योंकि ये दोनों हैं किसकी वजह से होते हैं? वायरसेस की वजह से। ये तो जो एंटीबायोटिक्स है बैक्टीरिया और फंगी से ही बनते हैं। नेक्स्ट इज प्रोडक्शन ऑफ वैक्सीन्स। वैक्सीन्स क्या होती हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम वैक्सीन में कैसे यूज़ करते हैं? सबसे पहले जो है हम करेंगे, द माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ वैक्सीन्स विच प्रोटेक्ट ह्यूमन्स एंड अदर एनिमल्स
अगेंस्ट सेवरल डिजीज। इसमें क्या होता है कि जो वैक्सीन होती हैं वो इम्यूनिटी बूस्ट करती हैं हमारी बॉडी के अंदर अगेंस्ट द कंसर्न डिजीज़। सो इम्यूनिटी क्या होती है? द एबिलिटी ऑफ वंस बॉडी टू रेजिस्ट अ डिजीज़, कि हमारी जो बॉडी जो है वो जो हमारे अंदर जो भी डिजीज़ है, जो भी इन्फेक्शन है, उसके अगेंस्ट कैसे फाइट करती है, कितनी की उसके पास पावर है फाइट करने की, वो हमारी क्या होती है? इम्यूनिटी होती है बॉडी की। कई बार हम जल्दी बीमार पड़ जाते हैं, कई बार हम नहीं भी बीमार पड़ते, हमें थोड़ा सा अगर कोल्ड हो तो जल्दी से ठीक हो जाता है। कई बार क्या होता है कि कई बार ठीक ही नहीं होता। तो ये हमारी बॉडी की इम्यूनिटी होती है, कैसे रेजिस्ट करती है अगेंस्ट द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। सो सम सेवरल डिजीजेज इंक्लूडिंग कौन से डिजीज होते हैं? कॉलरा, ट्यूबरक्लोसिस, स्मॉल पॉक्स, टेटनस, पोलियो, हेपेटाइटिस बी। इट कैन बी प्रिवेंटेड बाय वैक्सीनेशन। ये वैक्सीनेशन से हम प्रिवेंट कर सकते हैं। सो ये जो है एक पर्टिकुलर वैक्सीन जो होती है वो हम पर्टिकुलर एज के अकॉर्डिंग दे सकते हैं। वैक्सीनेशन में क्या होता है कि एज के अकॉर्डिंग ही वैक्सीन करवाओ तो फिर हमारी इम्यूनिटी बूस्ट ही रहती है। सो यहाँ पे टेबल है कि इम्यूनाइजेशन स्केड्यूल का, इसमें क्या है एज के अकॉर्डिंग वैक्सीनेशन बताई है। जैसे 0 मंथ जो छोटा बेबी है, ठीक है, बॉर्न बेबी है, न्यू बॉर्न बेबी, उसको क्या क्या कौन कौन से इंजेक्शन लगते हैं वैक्सीनेशन? स्मॉल पॉक्स, बीसीजी। बीसीजी की फुल फॉर्म होती है बैसिलस कैलमिटी क्यूरिन, यह आपकी बीसीजी की फुल फॉर्म लिखी है। स्मॉल पॉक्स, बीसीजी। बीसीजी किसके लिए होता है? फॉर प्रोटेक्शन अगेंस्ट ट्यूबरक्लोसिस। ट्यूबरक्लोसिस जो होता है जो बैक्टीरिया जो होता है उसके कारण होता है ये ट्यूबरक्लोसिस। बीसीजी उसके लिए इंजेक्शन होता है। 3 to 12 मंथ के लिए बेबी को डीपीटी। डीपीटी क्या होता है? फॉर प्रोटेक्शन अगेंस्ट डिप्थेरिया, पर्ट्यूसिस, वूपिंग कफ एंड टेटनस। पोलियो, फिर बीसीजी। पोलियो इसमें ऑरली देते हैं, ठीक है, ऑरल मीन्स सिंपल ड्रॉप्स उनके मुंह में डालते हैं। 9 to 15 मंथ्स में मीजल्स, स्मॉल पॉक्स, रीवैक्सीनेशन, दोबारा वैक्सीनेशन होती है स्मॉल पॉक्स की। 18 to 24 मंथ्स में फिर डीपीटी बूस्टर डोज लगती है, पोलियो बूस्टर डोज, ओके। 5 to 6 ईयर्स में स्मॉल पॉक्स रीवैक्सीनेशन, दोबारा फिर स्मॉल पॉक्स की लगती है। 5 to 6 ईयर में डीटी फॉर प्रोटेक्शन अगेंस्ट डिप्थेरिया एंड टेटनस, फिर बूस्टर डोज लगती है, फिर टाइफाइड वैक्सीन होती है। ये सारे वैक्सीनेशन स्केड्यूल है अकॉर्डिंग टू द एज, पर्टिकुलर एज। एडवर्ड जीनर जो है उसने क्या किया है? डिस्कवर्ड द वैक्सीन अगेंस्ट द स्मॉल पॉक्स। स्मॉल पॉक्स जो है हमारी जो स्मॉल पॉक्स जो होता है डिजीज़ होती है उसके अगेंस्ट जो भी वैक्सीन डिस्कवर की है वो एडवर्ड जीनर ने की है। सो बैक्टीरिया ऑल्सो यूज फॉर मेकिंग विटामिन बी कम्प्लेक्स टैबलेट्स। इसमें भी बैक्टीरिया हेल्प कर सकता है विटामिन बी बनाने में टैबलेट्स को। नेक्स्ट इसके यूजेस है इंक्रीजिंग द सॉइल फर्टिलिटी। सॉइल फर्टिलिटी में क्या आता है? राइजोबियम बैक्टीरिया आता है। सॉइल में क्या होता है? राइजोबियम बैक्टीरिया। सो जो होता है जो राइजोबियम बैक्टीरिया कहाँ पे होता है? दे आर प्रेजेंट इन द रूट नोड्यूल ऑफ लेगुमिनस प्लांट। लेगुमिनस प्लांट्स कौन से होते हैं? लाइक पी प्लांट्स होते हैं, ठीक है। राइजोबियम बैक्टीरिया क्या करता है कि जो हमारी एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन होती है उसको एब्जॉर्ब करता है, तो उसको कन्वर्ट कर देता है इनटू सिंपल नाइट्रोजिनस कंपाउंड्स, जिसे बोलते हैं हम नाइट्रेट्स, ठीक है। नाइट्रोजन गैस को नाइट्रेट में कन्वर्ट कर देता है, जो नाइट्रेट्स हैं। देन आफ्टर हार्वेस्टिंग ऑफ क्रॉप्स, ये व्हेन द रूट्स डिकम्पोज द नाइट्रेट्स प्रेजेंट इन द रूट नोड्यूल्स, ये सॉइल के साथ मिक्स हो जाते हैं नाइट्रेट्स एंड हमारी जो फर्टिलिटी है उसको इंक्रीज कर देते हैं। सम बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी लिविंग इन द सॉइल ऑल्सो फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन एंड नाइट्रेट। ये जो है बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी ये हमारे बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर होते हैं, ठीक है। ये हमारी नाइट्रोजन फिक्सिंग में हेल्प करते हैं इन द सॉइल, जिससे हमारी सॉइल फर्टिलिटी इंक्रीज होती है। नेक्स्ट इज क्लीनिंग द एनवायरनमेंट। क्लीनिंग एनवायरनमेंट में क्या आता है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं डीकम्पोज डेड ऑर्गेनिक वेस्ट ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स बाय कन्वर्टिंग देम इनटू हार्मलेस। इसमें क्या करते हैं कि वो जो भी है एनिमल्स और प्लांट्स के डिके करके डीकम्पोज करके उनको क्या किसमें उसके वेस्ट को किसमें चेंज कर देते हैं? हार्मलेस सिंपलर सब्सटेंसेस, सो विच आर रीस्टोर्ड इन द सॉइल एंड इंक्रीज इट्स फर्टिलिटी। ये वाटर को भी जो होते हैं उसको भी जो वाटर है उसको भी क्लीन करने में हेल्प करते हैं। कैसे? सम बैक्टीरिया डिकम्पोज सीवेज एंड अदर वेस्ट ऑफ द वाटर, ये इसको भी डिकम्पोज करते हैं, तो जिससे क्या है हमारा एनवायरनमेंट क्लीन होगा। नेक्स्ट इज सम अदर यूजेस ऑफ माइक्रोब्स। कौन कौन से यूजेस है? फर्स्ट बैक्टीरिया यूज़ करते हैं हम इन लेदर एंड जूट इंडस्ट्रीज। ये प्रोसेस है टैनिंग। टैनिंग क्या होता है? टैनिंग इज टू कन्वर्ट द एनिमल स्किन इनटू द लेदर। एनिमल स्किन को हम लेदर में कन्वर्ट करते हैं। इट इज़ डन विद द हेल्प ऑफ बैक्टीरिया।
In jute industry, separation of fibers is also done with the help of bacteria, and this is called the wetting of fibers. Bacteria also help in generating biogas. Biogas में भी help करता है bacteria. They act on the waste products like animal waste, garbage, agriculture waste and produce biogas which is used as a fuel. Bacteria biogas बनाने में भी help करता है, ठीक है, जिसको हम फ्यूल की तरह यूज़ करते हैं. सम बैक्टीरिया लिव इन द डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ रूमिनेंट्स. रूमिनेंट्स कौन से होते हैं? काउज एंड गोट्स, ठीक है. ये क्या करते हैं? ग्रास खाते हैं और ठीक है प्लांट्स खाते हैं, ठीक है. इसमें क्या होता है? सेलुलोज जो होते हैं, तो सेलुलोज क्या होते हैं? फिर सेलुलोज को डिजेस्ट करने में ये हेल्प करते हैं. ओके, बैक्टीरिया किस में हेल्प करते हैं? हेल्प्स द रूमिनेंट डिजेस्ट सेलुलोज प्रेजेंट इन द ग्रास एंड प्लांट्स, क्योंकि मेनली ये ग्रास और प्लांट्स ही खाते हैं, जो हमारे काउज होते हैं, गोट्स होती हैं, बुफेलोज होते हैं. ओके, देन इज ये सारे थे हमारे. दिस इज ऑल अबाउट द यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म. अब हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैसे हार्म करते हैं वो भी है. फर्स्ट इज द हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म कोज डिजीजेज. हार्मफुल में क्या आएंगे? डिजीजेस कोज करते हैं. डिजीज़ कैसे कोज करते हैं? जैसे माइक्रोबियल डिजीजेस, चाहे तो हम जो भी हम एयर लेते हैं, जो हम एयर ब्रीथ करते हैं, वाटर हम जो ड्रिंक करते हैं, फूड टेक करते हैं, जो भी फूड खाते हैं, पानी पीते हैं, जो भी एयर लेते हैं, ठीक है, इसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं. एज इट इज़ एंटर कर सकते हैं हमारी बॉडी में. ओके, ठीक है. एंड फिजिकल कॉन्टैक्ट और बाय एनिमल्स के थ्रू भी जो होते हैं वो एंटर कर सकते हैं बॉडी में. सो दिस इज नॉन एज अ कम्युनिकेबल डिजीज. द माइक्रोबियल डिजीज दैट spread from an infected person to other healthy person through air, water, food, physical contact and by animals are called communicable disease. Okay, examples of these diseases are cholera, common cold, chickenpox, tuberculosis. ये easily क्या कहते हैं उसे, इनकी easily transmission हो जाती है from one healthy person to another person. Okay, इन्फेक्टेड टू हेल्दी पर्सन हो सकती है. सॉरी, जो इन्फेक्शन वाला पर्सन होता है ना, उससे इजीली जो हेल्दी पर्सन है उसमें हो जाती है. ये 4 डिजीजेस जो बताई मैंने अभी: कॉमन कोल्ड, कॉलरा एंड चिकन पॉक्स एंड ट्यूबरक्लोसिस. नेक्स्ट इज द कॉमन डिजीजेस कोज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन ह्यूमंस. ह्यूमंस में कौन से होते हैं? फर्स्ट इज वायरसेस, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ एंड फंगी. वायरसेस कौन कौन से होते हैं? कॉमन कोल्ड, इन्फ्लुएंजा, डेंगू फीवर, फिर पोलियो, हेपेटाइटिस बी, चिकन पॉक्स, मीजल, मम्प्स, स्मॉल पॉक्स, रेबीज एंड ऑल्सो एड्स. ये सारे वायरसेस के थ्रू ही होते हैं. देन बैक्टीरिया, टाइफाइड, कॉलरा, ट्यूबरक्लोसिस, एंथ्रेक्स, टेटनस, फूड पॉइजनिंग बैक्टीरिया की वजह से होती है. डिप्थेरिया एंड प्लेग. प्रोटोजोआ, मलेरिया, कालाजार, अमीबिक डायसेंट्री एंड स्लीपिंग सिकनेस. फंगी, रिंगवॉर्म, स्किन डिजीज. जो प्रोटोजोआ है वही मलेरिया कोज करता है. कौन सा प्रोटोजोआ करता है? प्लाज्मोडियम मलेरिया. कई बच्चे थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं कि जो मलेरिया हो वो बैक्टीरिया की वजह से होता है, बट दिस इज़ रॉन्ग. बैक्टीरिया नहीं कोज करता मलेरिया, ये कौन करता है? प्रोटोजोआ कोज करता है. कौन सा प्रोटोजोआ? प्लाज्मोडियम मलेरिया. ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट द कॉमन डिजीजेस. नेक्स्ट इज कौन कौन से कम्युनिकेबल डिजीजेस होते हैं और कैसे होती हैं? थ्रू द एयर वी ब्रीथ. इसमें मैंने बताया था ट्यूबरक्लोसिस एंड निमोनिया आ जाता है. थ्रू द वाटर वी ड्रिंक. वाटर के थ्रू कौन से होते हैं? कॉलरा, टाइफाइड एंड जॉन्डिस. एंड थ्रू द फूड वी ईट. फूड की वजह से जो होते हैं फूड की वजह से होते हैं प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया एंड फंगी. ये जो होते हैं सॉइल में प्रेजेंट होते हैं इनके स्पोर्स, तो जिसकी वजह से हमें इन्फेक्शन हो जाती है जो हम वेजिटेबल्स और फ्रूट्स ईट करते हैं. थ्रू इंसेक्ट्स एंड एनिमल्स ये वेक्टर की तरह काम करते हैं. वेक्टर्स कौन से होते हैं? द वेक्टर कैरी द डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म माइक्रोब्स फ्रॉम एन इन्फेक्टेड पर्सन टू द हेल्दी पर्सन एंड कॉज डिजीजेस. इसमें कौन सी आ जाती है? वेक्टर्स कौन कौन से होते हैं? मेनली हाउस फ्लाई होता है. हाउस फ्लाई जो इजीली आप अपने घर में देखते हो मक्खियों को, वो हाउस फ्लाई वो क्या करती है? कौन कौन से डिजीज़ कोज करती हैं? कॉलरा, टाइफाइड, डायसेंट्री, ट्यूबरक्लोसिस. वो क्या करती है कि जो भी माइक्रोब्स होते हैं डिजीज़ कोजिंग, उसको लेग और माउथ पार्ट में कैरी करके चलती हैं. ठीक है, जब वो कोई भी फूड आइटम के ऊपर बैठती हैं, जब कुछ भी उस पर
उस पे रहती हैं तो क्या करती हैं, वो डिजीज़ कोज कर देती है। जब वो फूड कंज्यूम करते हैं तो हम इन्फेक्टेड हो जाते हैं उस डिजीज़ की। ओके, सो मॉस्किटो क्या है, द फीमेल एनोफ्लीज मॉस्किटो इट सक द ब्लड ऑफ ह्यूमन बींग्स। जो फीमेल एनोफ्लीज मॉस्किटो होती है वही जो ह्यूमन बींग का ब्लड सक करती है। वाइल डूइंग सो इट ऑल्सो ट्रांसमिट प्लाज्मोडियम इनटू द ह्यूमन ब्लड। फिर क्या करती है, वो जो इन्फेक्शन होती है जो मलेरिया कोज करता है, प्लाज्मोडियम बैक्टीरिया नहीं होता, मलेरिया हमेशा ही प्रोटोजोआ की वजह से होता है। जो प्लाज्मोडियम होता है वो क्या करता है, ह्यूमन ब्लड में चला जाता है, ट्रांसमिट हो जाता है। तो प्लाज्मोडियम कोज मलेरिया और फेटल डिजीज़। इसमें एडीज मॉस्किटो इट एक्ट एज अ कैरियर ऑफ डेंगू वायरस। किससे होता है, एडीज मॉस्किटो से। ओके, सो जनरल प्रिवेंटिव मेजर्स नेक्स्ट इज हमें क्या क्या करने चाहिए माइक्रोबियल डिजीज़ के अगेंस्ट, ताकि हमें डिजीज़ ना हो। सबसे पहले वॉश द वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स प्रॉपरली, बॉइल ड्रिंकिंग वाटर, कीप द पेशेंट इन कंप्लीट आइसोलेशन, कीप द पर्सनल बिलोंगिंग ऑफ पेशेंट अवे फ्रॉम द अदर्स, मेंटेन पर्सनल हाइजीन एंड फूड सैनिटरी हैबिट्स। नेक्स्ट इज वैक्सीनेशन, जो भी सूटेबल एज के अकॉर्डिंग है वो करवानी चाहिए। मेंटेन गुड सैनिटेशन इन द कम्युनिटी, डू नॉट ईट स्टॉल फूड and protect yourself from mosquito bites by using nets and repellent creams. And next is do not allow water to collect in the surrounding. हमें वाटर कभी भी कलेक्ट नहीं करना चाहिए, जहाँ पे भी वाटर दिखे उसे वाटर को थ्रो आउट कर देना चाहिए ताकि मॉस्किटोज ना आए उसमें। सो पुट फाइन वायर मैश ऑन द डोर्स एंड विंडोज टू प्रिवेंट मॉस्किटोज फ्रॉम एंटरिंग अवर होम्स। दिस इज ऑल द प्रिवेंटिव मेजर्स। नेक्स्ट इज इन एनिमल्स में कैसे कोज होते हैं, एनिमल्स में ये डिजीज़ आती हैं लाइक बैक्टीरिया एंड वायरसेस। बैक्टीरिया कौन से एनिमल को इन्फेक्ट करता है, कौन से डिजीज़ होते हैं, कैटल और पोल्ट्री बर्ड्स को इन्फेक्ट करता है बैक्टीरिया। कौन कौन से कैटल में डिजीज़ होते हैं, एंथ्रैक्स, ट्यूबरक्लोसिस, पोल्ट्री बर्ड्स में ट्यूबरक्लोसिस, फॉल कॉलरा एंड डायरिया। वायरसेस में कौन से होते हैं, कैटल में और पोल्ट्री बर्ड्स में वायरसेस की वजह से फुट एंड माउथ डिजीज़ एंड रिंडरपेस्ट, कैटल प्लेग होती है, काउपॉक्स होती है, ये किसकी वजह से होती है, वायरसेस की वजह से। पोल्ट्री बर्ड्स में फॉल पॉक्स, रेनिकेट बर्ड्स में होती है एंड बर्ड फ्लू, ये सारी वायरसेस की वजह से होती है। ओके, एंड प्लांट्स को कैसे इन्फेक्ट करते हैं, बैक्टीरिया और फंगी और वायरसेस। प्लांट में डिजीज़ होता है ब्लाइट डिजीज़, किस पे होता है, राइस पे, वो बैक्टीरिया की वजह से होता है। रस्ट डिजीज़ होता है फंगी की वजह से, वीट और मस्टर्ड में होता है। रेड रोट फंगी की वजह से, शुगर केन में। विल्ट डिजीज़ होता है फंगी की वजह से, चिकन पी में। टिक्का डिजीज़ होता है फंगी, ग्राउंडनट स्मट फंगी, वीट में होता है ये। टोबैको मोज़ेक, इसकी डिजीज़ कॉजिंग माइक्रोऑर्गेनिज्म ये हैं, और कौन सा प्लांट है और कौन सा प्लांट है और कौन सा डिजीज़ है, ये है इसमें। ओके, टोबैको मोज़ेक डिजीज़ है वायरसेस, टोबैको, येलो वेन मोज़ेक वायरसेस, भिंडी। ओके, जिसे हम ओकरा भी बोल देते हैं। नेक्स्ट इज माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉज फूड पॉइजनिंग। अब हाँ, ये हमारे फूड को भी पॉइजन करते हैं। फूड पॉइजन कैसे करते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म डेट ग्रो ऑन अवर फूड समटाइम्स, ये टॉक्सिक सब्सटेंस प्रोड्यूस करते हैं। जब वो हम फूड इंटेक करते हैं तो वो टॉक्सिक सब्सटेंस हमारे अंदर चला जाता है और हमें इन्फेक्शन हो जाती है। सो कौन से बैक्टीरिया होते हैं, बैक्टीरिया कॉजिंग फूड पॉइजनिंग, सैल्मोनीला एंड स्टेफाइलोकोकाई एंड क्लोस्ट्रीडियम, ये तीनों बैक्टीरिया होते हैं जो फूड पॉइजनिंग कोज करते हैं। फंगी कौन सी कोज करती है, एस्परजिलस एंड पेंसिलियम। ओके, नेक्स्ट इज हम जो फूड अब स्पॉइल हो गया है उसको कैसे कि नेक्स्ट टाइम वो स्पॉइल ना हो, कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। सो फूड प्रिजर्वेशन में हम 3 कंडीशंस अप्लाई कर सकते हैं टू स्टॉप द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। एक तो कंडीशंस ड्राई होनी चाहिए, टेम्परेचर को हम लो भी कर सकते हैं और टेम्परेचर को हाई भी कर सकते हैं। ओके, द प्रोसेस बाय विच स्पॉइलेज ऑफ फूड इज प्रिवेंटेड यूजिंग द केमिकल एंड फिजिकल मेथड्स इज कॉल्ड फूड प्रिजर्वेशन। जो फूड प्रिजर्वेशन हम 2 मेथड्स यूज़ कर सकते हैं, केमिकल मेथड्स एंड फिजिकल। केमिकल मेथड्स में हम क्या यूज़ करेंगे, केमिकल्स यूज़ करेंगे। जो केमिकल जो होते हैं वो क्या करते हैं कि वो जो केमिकल प्रिजर्वेटिव होते हैं वो करते हैं, रिमूव कर देते हैं ऑक्सीजन को फ्रॉम द फूड आइटम्स, एंड जब ऑक्सीजन को रिमूव कर देंगे फूड आइटम से, तो दिस हेल्प्स इन प्रिवेंटिंग द माइक्रोबियल ग्रोथ। ओके, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो ही नहीं करेंगे। ओके,
क्योंकि कुछ एरोबिक कंडीशंस में ग्रो करते हैं, कुछ एनारोबिक कंडीशन में ग्रो करते हैं। जो एरोबिक में होंगे, अगर हम ऑक्सीजन ही रिमूव कर देंगे तो वो ग्रो नहीं करेंगे। तो कौन कौन से हम केमिकल यूज़ करेंगे? सोडियम बेंजोएट, सिट्रिक एसिड, पोटेशियम मेटा बायोसल्फाइड आर द कॉमन फूड प्रिजर्वेटिव। सोडियम बेंजोएट क्या करता है? इट इज़ यूज टू प्रिजर्व फ्रूट जूसेस, ये फ्रूट जूस को प्रिजर्व करने के लिए यूज़ करते हैं एंड स्क्वेशेस को। पोटेशियम मेटाबायोसल्फाइड किस लिए यूज़ करते हैं? हम प्रिजर्व करने के लिए जो फ्रूट्स हम कट करके रखते हैं, जैम्स को, जेलीज को, इनको प्रिजर्व करने के लिए यूज़ करते हैं। सिट्रिक एसिड यूज़ करते हैं हम कन्फेक्शनरीज में जो स्वीट्स, केक्स वगैरह होते हैं उनको प्रिजर्व करने के लिए। नेक्स्ट इज प्रिजर्वेशन बाय कॉमन साल्ट जो हमारे घर में कॉमन साल्ट हम यूज़ करते हैं उससे भी हम प्रिजर्व कर सकते हैं फूड आइटम को। कैसे? वो क्या करता है, जो हमारा सॉल्ट होता है वो क्या करता है? ड्रॉ आउट द वाटर, जो भी मॉइस्चर है फूड का उसको निकाल देता है सारा फूड में से। ओके, एंड प्रिवेंट माइक्रोबियल ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन, तो इससे उसकी ग्रोथ ही रुक जाती है मॉइस्चर की वजह से। सॉल्टिंग इज ऑल्सो यूज टू प्रिजर्व आंवला, रॉ मैंगोस एंड टैमरिंड। ये हम आंवला को, रॉ मैंगोस जो कच्चे होते हैं उनको, टैमरिंड जो इमली होती है उसको, इन सबको हम प्रिजर्व करके रख सकते हैं। और पीपल हैव प्रिजर्व फिश एंड मीट, फिश और मीट को भी साल्टिंग से हम प्रिजर्व कर सकते हैं। प्रिजर्वेशन बाय शुगर से हम क्या क्या प्रिजर्व कर सकते हैं? शुगर भी रिड्यूस करती है मॉइस्चर कंटेंट को जो फूड का है, जिससे कि इन जो ग्रोथ होती है माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वो इनहिबिट हो जाती है, रुक जाती है। किसको हम यूज़ करते हैं प्रिजर्व करने के लिए? जैम्स, जेलीज एंड स्क्वेशेस। प्रिजर्वेशन बाय ऑयल एंड विनेगर। ऑयल कौन सा यूज़ करते हैं? मस्टर्ड ऑयल यूज़ करते हैं। एंड विनेगर जिसको हम सिरका बोलते हैं, ये हम किसको यूज़ करते हैं प्रिजर्व करने के लिए? फ्रूट, वेजिटेबल्स इन द फॉर्म ऑफ पिकल्स होता है अचार। ओके, मीट एंड फिश आर ऑल्सो प्रिजर्व्ड बाय दिस मेथड। पैस्चराइजेशन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। पैस्चराइजेशन क्या होता है? पैस्चराइजेशन इज अ प्रोसेस ऑफ प्रिजर्वेशन ऑफ मिल्क को प्रिजर्व करने के लिए यूज़ करते हैं। इसमें हम क्या क्या करते हैं? सबसे पहले तो हम मिल्क को हीट करते हैं अबाउट 70 डिग्री सेल्सियस फॉर 15 to 30 सेकेंड्स। इसके इतने टाइम के लिए हम इसको हीट करते हैं ताकि जो बैक्टीरिया प्रेजेंट है वो किल हो जाए, मर जाए। फिर हम उसको कूल करते हैं 10 डिग्री सेल्सियस पे। क्यों करते हैं? क्योंकि जो रिमेनिंग बैक्टीरिया, जो रह गया बैक्टीरिया, वो भी ख़त्म हो जाए। इसमें हमने टेम्परेचर हाई किया, इसमें हमने टेम्परेचर लो कर दिया, कूल कर दिया। ओके, द मिल्क इज़ देन स्टोर्ड इन स्टेलाइज्ड बॉटल। फिर हम स्टेलाइज्ड बॉटल्स होती हैं और पाउचेस जो होते हैं कोल्ड, उसको हम प्रिजर्व करते हैं इन कोल्ड प्लेसेस। पैस्चराइजेशन जो मिल्क है फिर हम ऐसे ही कंज्यूम कर सकते हैं विदाउट द बॉइलिंग, बिकॉज इट इज़ फ्री फ्रॉम हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जो लुइस पास्चर है उसने इस प्रोसेस और इस मेथड को इन्वेंट किया था इन 1862 में। नेक्स्ट मेथड इज़ बाय कूलिंग और फ्रीजिंग। कूलिंग और फ्रीजिंग से कैसे कर सकते हैं? फूड्स लाइक फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, मीट, कुक्ड फूड्स, इसको हम लो टेम्परेचर पे स्टोर करके रेफ्रिजरेटर में या डीप फ्रीजर्स में रख सकते हैं ताकि इसकी स्पॉइलेज ना हो। लो टेम्परेचर क्या करता है? इट प्रिवेंट्स द स्पॉइलेज ऑफ फूड, बिकॉज ये जो ग्रोथ होती है माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वो लो टेम्परेचर पे रुक जाती है, या हाई टेम्परेचर कर देते हैं उस पर भी रुक जाती है। तो ये लो टेम्परेचर वाला कंसेप्ट था। कैनिंग और वैक्यूम पैकिंग में क्या है? फूड आइटम्स आर फर्स्ट हीटेड टू हाई टेम्परेचर टू किल बैक्टीरिया and their spores, then sterilized food is then sealed in airtight cans। पहले तो हाई टेम्परेचर पे उनको किल करना है बैक्टीरिया को, फिर स्टेरिलाइज्ड फूड को हमने सील करना है इन एयरटाइट कैंस में टू प्रिवेंट री इन्फेक्शन, ताकि इन्फेक्शन दोबारा ना हो बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म। द एयर फ्री पैकिंग इज ऑल्सो कॉल्ड वैक्यूम पैकिंग। इसको हम कैनिंग को ही वैक्यूम पैकिंग बोलते हैं जिसमें एयर नहीं आती। ओके, एयर फ्री होता है ये। प्रिजर्वेशन बाय हीटिंग। हीटिंग में क्या है? हीटिंग किल्स द मैनी माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड प्रिवेंट द फूड फ्रॉम स्पॉइलेज। हीटिंग में क्या होता है कि मिल्क इज पार्शली स्टेरिलाइज्ड बाय हीटिंग इट फॉर शॉर्ट टाइम अराउंड 1 to 2 सेकेंड्स। मिल्क को हम हीट करते हैं 1 to 2 सेकेंड्स एट अ टेम्परेचर एक्सीडिंग 135 डिग्री सेल्सियस। सो दिस इज कॉल्ड अल्ट्रा हीट ट्रीटमेंट। ओके, बाय डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन में क्या होता है कि जो मॉइस्चर होता है उसको, डिहाइड्रेशन में क्या होता है? रिमूवल ऑफ वाटर होता है, मॉइस्चर को रिमूव करते हैं फ्रॉम द सब्सटेंस, इट इज़ कॉल्ड डिहाइड्रेशन। इसमें हम सन ड्राइंग भी यूज़ कर सकते हैं, सन में भी रख सकते हैं, ठीक है, धूप में रख सकते हैं।
इट इज़ ट्रेडिशनल मेथड ऑफ प्रिजर्विंग द फूड. फिर वीट, rice and pulses are cleaned and dried in the sun. Vegetables like cauliflower, spinach, methi are also preserved in this method for long time. ये डिहाइड्रेशन वाला मेथड है. इसमें हम वाटर को रिमूव करते हैं, मॉइस्चर को रिमूव करते हैं विद द हेल्प ऑफ सन. एडवांटेजेस क्या है फूड प्रिजर्वेशन की? इससे क्या होगा, वेस्टेज ऑफ फूड जो हमारा डिक्रीज हो जाएगा. ताकि क्योंकि स्पॉइलेज ही नहीं होगी हमारी फूड की, फूड ज़्यादा टाइम के लिए रहेगा. इट इंक्रीजेज द स्टोरेज पीरियड जो है, स्टोरेज पीरियड वो इंक्रीज़ हो जाएगा. मटेरियल्स का न्यूट्रिशन वैल्यू भी उसकी रिटेन रहेगी लॉन्ग टाइम के लिए. एंड इट इंश्योर्स द फूड अवेलेबिलिटी एट डिस्टेंट प्लेसेस एंड ड्यूरिंग द ऑफ सीजन. ऐसे हम प्रिजर्व करेंगे तो ऑफ सीजन भी हो जाएगा, तब भी अवेलेबिलिटी होगी उसकी, तब भी मिल सकता है अगर ऑफ हो जाए तो सीजन. नेक्स्ट इज नाइट्रोजन साइकिल. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. नाइट्रोजन साइकिल, इसमें बताया है कि नाइट्रोजन कैसे कैसे साइकिल होती है, रिसाइकिल. नाइट्रोजन इज नीडेड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन्स, अमीनो एसिड्स एंड न्यूक्लिक एसिड. इसमें हम नाइट्रोजन को यूज़ करते हैं. द साइक्लिक प्रोसेस ऑफ नाइट्रोजन बीइंग फिक्स्ड देन used by plants and animals and later return to atmosphere, it is called nitrogen cycle. फिक्सेशन होती है, फिर यूज़ करती हैं प्लांट्स एंड एनिमल्स, फिर एटमोसफियर में रिटर्न हो जाती है. इसको हम नाइट्रोजन साइकिल बोलते हैं. इसमें कौन कौन से स्टेप्स होते हैं? फर्स्ट इज नाइट्रोजन फिक्सेशन. देखो, नाइट्रोजन बीइंग फिक्स्ड, नाइट्रोजन फिक्सेशन, फिर एसिमिलेशन, अमोनिफिकेशन, नाइट्रिफिकेशन एंड लास्ट वन इज डीनाइट्रिफिकेशन. ये स्टेप्स हैं इसमें नाइट्रोजन साइकिल में. फर्स्ट हम करेंगे नाइट्रोजन फिक्सेशन. इसमें क्या है कि नाइट्रोजन को फिक्स करना है. कैसे करना? द कन्वर्जन ऑफ फ्री एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू द नाइट्रोजिनस कंपाउंड्स इज नोन एज. फ्री नाइट्रोजन को किस में आपने कन्वर्ट करना है? नाइट्रोजिनस कंपाउंड्स, जैसे कि नाइट्रेट्स. ओके, उसको नाइट्रोजन फिक्सेशन करेंगे. इसमें 2 स्टेप्स आते हैं, लाइटनिंग एंड बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन. लाइटनिंग में क्या होता है कि जब लाइटनिंग होती है तो नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन जो एटमॉस्फेयर में होती है, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन जो एटमॉस्फेयर में होती है, वो किसमें वो रिएक्ट दोनों करके क्या बना देते हैं? ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन. ओके, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन बन गए. ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन जब रेन होती है तो रेन वाटर में डिजॉल्व हो जाते हैं. ये देखो, रेन वाटर में वाटर और ऑक्सीजन रेन वाटर में डिजॉल्व हो जाए तो क्या बन जाएगा? नाइट्रिक एसिड. नाइट्रिक एसिड जब वो रेन वाटर के साथ मिक्स हो गया तो नाइट्रिक एसिड बन गया. अब नाइट्रिक एसिड रेन वाटर के साथ नीचे आएगा तो किस में आएगा? सॉइल में. सॉइल में क्या होता है? लाइमस्टोन होता है. नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करके क्या बना देगा? नाइट्रेट. कौन सा? कैल्शियम नाइट्रेट प्लस वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो जाएगी. ओके, सो दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रोजिनस कंपाउंड्स इन द फॉर्म ऑफ कैल्शियम नाइट्रेट. नेक्स्ट दूसरा स्टेप क्या है इसका? बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन. इसमें क्या आता है? सर्टेन प्लांट्स सच एज पीस, बीन्स, पल्सेस, ये सारे ही लेगुमिनस प्लांट्स होते हैं. इसमें क्या होता है? लेगुमिनस प्लांट्स में राइजोबियम बैक्टीरिया होता है. इन द रूट नोड्यूल्स द बैक्टीरियम कैन टेक एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन. जो बैक्टीरिया जो आता है वो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को टेक करता है, ठीक है, लेता है, फिर उसको कन्वर्ट कर देता है नाइट्रोजन कंपाउंड्स में. ओके, तो क्या बन जाएगा हमारा हमने बेसिकली नाइट्रोजन फिक्सेशन में तो नाइट्रोजन कंपाउंड्स ही बनाने हैं, चाहे लाइटनिंग से चाहे बायोलॉजिकल मेथड से. ये बायोलॉजिकल मैटर्स क्यों? क्योंकि इसमें हमने माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज़ किए हैं, लाइक राइजोबियम बैक्टीरिया यूज़ किया है, साइनोबैक्टीरिया यूज़ किया है, नोस्टॉक एंड एनेमिना यूज़ किया है, जो फिक्स करते हैं एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू द नाइट्रेट में. ओके, नेक्स्ट स्टेप इज नाइट्रोजन एसिमिलेशन. इसमें क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ इनऑर्गेनिक नाइट्रोजन कंपाउंड्स इनटू द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. कन्वर्जन हो जाती है. ओके, तो नाइट्रोजन एसिमिलेट हो जाती है. जो प्लांट्स हैं एब्जॉर्ब करेंगे नाइट्रोट्स. अब जो नाइट्रेट्स बने हैं उसको प्लांट्स एब्जॉर्ब करेंगे सॉइल से विद वाटर विद द हेल्प ऑफ फ्रूट्स. फिर उसको प्लांट प्रोटीन्स में कन्वर्ट कर देंगे. अब प्लांट प्रोटीन्स कौन लेगा? एनिमल्स लेंगे प्लांट प्रोटीन को. हर्बीवोर्स एनिमल्स ईट ग्रीन प्लांट्स एंड कन्वर्ट द प्लांट प्रोटीन इनटू एनिमल प्रोटीन. द हर्बीवोर्स एनिमल्स आर देन ईटन बाय कार्निवोर्स एनिमल्स. फिर वो कार्निवोर एनिमल्स क्या है वो उसे ईट करेंगे. ओके, सो ये कन्वर्जन हो गई पूरी इनऑर्गेनिक टू ऑर्गेनिक में. नेक्स्ट इज अमोनिफिकेशन. अमोनिफिकेशन मीन्स फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया. किससे बनेगा अमोनिया? अमोनिफिकेशन इज अ कन्वर्जन ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स लाइक द प्रोटीन्स इनटू. अब जो प्रोटीन्स यहाँ पे बने हैं, ओके, प्रोटीन्स
किस में कन्वर्ट होंगे, अमोनिया में। अमोनिया में कन्वर्ट होंगे तो अमोनिफिकेशन प्रोसेस है। व्हेन प्लांट्स एंड एनिमल्स डाई, जब प्लांट्स और एनिमल्स डाई होंगे द प्रोटीन प्रेजेंट इन दैम आर कन्वर्टेड टू अमोनियम कंपाउंड्स बाय द बैक्टीरिया एंड फंगी फाउंड द सॉइल, दिस इज नॉन एज अमोनिफिकेशन। एंड नाइट्रिफिकेशन में क्या होगा, जो अमोनिया बना है अमोनिफिकेशन स्टेप में, इसमें अमोनिफिकेशन में अमोनिया बना है, अब वो किस में कन्वर्ट होगा, नाइट्रेट्स में। पहले तो अमोनिया कन्वर्ट होगा नाइट्राइट्स में, नाइट्राइट्स देन नाइट्रेट्स में। ओके जो अमोनिया है वो नाइट्राइट्स में कन्वर्ट होगा विद द हेल्प ऑफ नाइट्रोसोमोनास बैक्टीरिया, एंड नाइट्राइट्स जो होते हैं नाइट्रेट्स में देन कन्वर्ट होंगे नाइट्रोबैक्टर में। सो द प्रोसेस इज कॉल्ड नाइट्रिफिकेशन, कन्वर्जन ऑफ अमोनिया इनटू नाइट्रेट। पहले तो नाइट्रोसोमोनास जो है कन्वर्ट करेगा अमोनिया को नाइट्राइट्स में, फिर नाइट्रोबैक्टर बैक्टीरिया जो है वो कन्वर्ट करेगा नाइट्राइट टू नाइट्रेट्स। देन नेक्स्ट एंड लास्ट स्टेप इज डीनाइट्रिफिकेशन। डीनाइट्रिफिकेशन में क्या होता है कि जो नाइट्रेट्स अब बन गए इस स्टेप में वो किस में कन्वर्ट होंगे, नाइट्रोजन गैस में। अगेन साइकिल फिर स्टार्ट हो जाएगा। नाइट्रेट्स अब कन्वर्ट होंगे नाइट्रोजन गैस में विद द हेल्प ऑफ सूडोमोनास बैक्टीरिया। द कन्वर्जन ऑफ नाइट्रेट्स इनटू फ्री नाइट्रोजन गैस बाय डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, सूडोमोनास इज कॉल्ड द डीनाइट्रिफिकेशन। अब आपको ये भी पूछ सकते हैं कि नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया कौन कौन से होते हैं, इसमें आप दो बता सकते हैं, नाइट्रोसोमोनास बैक्टीरिया एंड नाइट्रोबैक्टर बैक्टीरिया। आपको बताना होगा कि ये जो है वो अमोनिया को नाइट्राइट्स में कन्वर्ट करता है, नाइट्रोबैक्टर बैक्टीरिया जो नाइट्राइट है वो नाइट्रेट्स में कन्वर्ट करता है। इसमें जो है वो अमोनिफिकेशन जो होता है अमोनिफाइंग बैक्टीरिया करता है, और इसमें डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया जो होता है सूडोमोनास बैक्टीरिया होता है। ओके तो इसमें हमने 5 स्टेप्स किए हैं। पहले में क्या है, फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन विद द हेल्प ऑफ 2 स्टेप्स, लाइटनिंग एंड बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। ओके लाइटनिंग में हमने 2 स्टेप्स किए थे, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन बनाए थे, फिर वो रेन के साथ रिएक्ट करके नाइट्रिक एसिड बना देता है। नाइट्रिक एसिड देन जब सॉइल में जाता है, सॉइल में क्या होता है, लाइमस्टोन जब नाइट्रिक एसिड से रिएक्ट करता है तो नाइट्रेट बना देता है, कैल्शियम नाइट्रेट। इसमें बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन में हमने बैक्टीरिया यूज़ किए हैं, बायोलॉजिकली माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज़ किए हैं, जैसे राइजोबियम बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया। नाइट्रोजन एसिमिलेशन में प्रोटीन्स बनेगी, कन्वर्जन ऑफ इनऑर्गेनिक नाइट्रोजन इनटू द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अब इसमें जो है अमोनिफिकेशन में प्रोटीन कन्वर्ट हो जाएगी अमोनिया में। नाइट्रिफिकेशन में जो अमोनिया बना था वो कन्वर्ट होगा नाइट्रेट्स में, 2 स्टेप्स में, पहले नाइट्राइट्स में, नाइट्राइट्स देन नाइट्रेट्स में, एंड लास्ट डीनाइट्रिफिकेशन क्या होगा, जो जहाँ पे नाइट्रेट्स बने हैं अगेन नाइट्रोजन गैस में कन्वर्ट हो जा, अगेन साइकिल फिर स्टार्ट हो जाएगा। ओके दिस इज ऑल अबाउट द माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन वन शॉट। अगर आपको चैप्टर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और मैक्सिमम शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स को, और सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।